गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बाकी कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया कि आई क्या है। आई होता है इमेजिनरी यूनिट। देन हमने डिस्कस किया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्स प्लस आई वाई। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जेड बार क्या होता है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। वो होता है एक्स माइनस आई वाई, वेयर एक्स प्लस आई वाई जेड था। फिर हमने देखा था कि रूट एक्स इंटू रूट वाई ये इनवैलिड होता है जब रूट एक्स एंड रूट वाई बोथ इमेजिनरी, मतलब अगर दोनों ही रूट के अंदर दोनों माइनस हो तब इनवैलिड होता है। तब हम लोग को आई को पहले -1 को पहले यहाँ पे आई स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस ऑफ रूट एक्स वाई। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होकर रूट एक्स वाई आ जाता है, जो कि गलत है। उसके बाद हमें पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे जेड प्लस जेड बार रियल होता था, जेड प्लस जेड बार रियल होता है, जेड माइनस जेड बार, जेड बार रियल था, एंड जेड बाई जेड बार इज ऑल्सो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये ए प्लस आई बी में आ सकता है। जेड बार क्या था, एक्चुअली आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, मॉड जेड का स्क्वायर। उसके बाद हमने एक पॉइंट पी को रिप्रेजेंट किया था एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जैसे ये पॉइंट अगर जेड हो तो क्या एक्स प्लस आई वाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स कॉमा वाई। हम लोग जब x, y यूज करते थे 2 डायमेंशनल प्लेन में, x हो x डॉट एंड y हो y डॉट में, सो इस प्लेन को xy प्लेन बोलते थे। लेकिन जब z से रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट को, दिस इज z प्लेन और आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते थे x एक्सिस, x हो x डॉट, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ बोला जाएगा उसको रियल एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस एंड नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस, सो पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। ये है नॉर्मल कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं जब आर्गेंट प्लेन में हम लोग कुछ पॉइंट या कोई डायग्राम कोई रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने मॉड्यूलस क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है डिस्कस किया था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड डिस्कस किया था। Z1 प्लस Z2 का बार होता है Z1 बार प्लस Z2 बार। माइनस के लिए भी सेम, इंटू के लिए Z1 Z2 बार होता है Z1 बार इंटू Z2 बार। डिवीजन के लिए होल बार जो होता है वो अलग अलग बार में ऐसे डिवाइड हो जाता है। फिर हमने मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म जो देखा था उसमें x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट किया था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड z होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो थीटा है इसको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला जाता है। वहां पे नॉर्मली थीटा को अगर कुछ नहीं कहा जाए तो इसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वहाँ इसका होता है वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स। y मतलब क्या होता है, y कंपोनेंट इज r साइन थीटा और x कंपोनेंट r cos थीटा, ठीक है। एंड इसे थीटा को क्या लिखा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये अगर एक पॉइंट है Z1, ये अगर एक पॉइंट है Z2, तो हम लोग इन दोनों साइड को कंसीडर करके अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं
तो ये डायगोनल का जो ऑपोजिट होता है ये होता है Z1 प्लस Z2, मतलब समेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स। आर्गन प्लेन में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल Z1 प्लस Z2 यही आता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस में या यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट कहीं भी रहे तो उसका थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का थीटा का रेंज क्या होगा। उसके बाद हमने यहाँ से ये जो प्रूफ किया था कि ये Z1 प्लस Z2 होगा, यहाँ से हमने कहा था कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज व्हाट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। एंड और एक चीज हमने प्रूफ की थी, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया था। ये कैसे लिया था हमने, दिस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मीन्स अगर इसे हम नेम दे कुछ भी 3 पॉइंट, दिस इक्वल टू AC इज लेस देन दिस प्लस दिस। सो BC क्या था, मॉड Z2 ही था। सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 और इक्वल टू आ रहा था क्योंकि एक केस जहां पे ये ट्रायंगल का अगर एरिया 0 होता है, सो OBC ये सारे पॉइंट एक्स एक्सिस में आके ये हो जाते हैं, कोलिनियर बन जाते हैं। तो इन दैट केस एक इक्वल टू केस ऑलवेज रहता है। और ये केस कहां से आया था, यहाँ पे क्या किए थे, अब इसको ये जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है तो ये भी सॉरी ये लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो ये मॉड Z1 भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं हम दिस प्लस दिस, मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस मॉड Z2। सो इसका मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। सिमिलरली अगर मॉड Z2 इसको लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस ले तो ये सेम चीज ये वाला आ जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। सो कंबाइन करके हम एक मॉड लेके Z1 माइनस Z2 कर सकते हैं, ताकि अगर मॉड Z1 पहले आए या मॉड Z2 पहले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था पिछले क्लास तक जो हमने कवर किया। अब है जो हम नया इस क्लास में कवर करेंगे। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन को हमने रिप्रेजेंट किया था, अब हमें सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, वो सब्ट्रैक्टेड पॉइंट Z1 माइनस Z2 कहाँ पे होगा अगर Z1 Z2 दिया हुआ है तो। सो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जब एडिशन रिप्रेजेंट किए थे क्या हुआ, Z1 Z2 दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 मिल गया। सो हम इसको घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट अगर Z1 हो, दूसरा पॉइंट हो अगर Z2 माइनस Z1, तो इन दोनों का एडिशन ये आएगा, बोल सकते हैं। करेक्ट है ना, ये तो हम लोग कह ही सकते हैं कि इन दोनों का समेशन ये है, क्योंकि हमें एडिशन का जो रिप्रेजेंटेशन किए थे जियोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उस टाइम पे हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट डायगोनल का जो पॉइंट होता है, अपोजिट पॉइंट, वो एक्चुअली इन दोनों का समेशन है। तो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि ये Z1 ये Z2 माइनस Z1 हो तो ये Z1 सॉरी ये एक्चुअली ऐड करने से Z2 आता है। ठीक है, अब हम घुमा के इसको कह सकते हैं ऐसे कि अगर ये Z1 है ये Z2 है तो ये Z2 माइनस Z1 होगा। कैसे, एक पॉइंट लेते हैं Z1 यहाँ, एक पॉइंट लेते हैं Z2 यहाँ, तो इसको एक साइड और इसको एक डायगोनल लेके एक पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करें तो Z1 का ऑपोजिट जो पॉइंट होता है वही होता है Z2 माइनस Z1। सिंपल एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सब्ट्रैक्शन उसको वो पॉइंट को हम लोग फिगर आउट कर लिए कहाँ हो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो हो गया प्रूफ। अब ये क्या होता है, OA होता है मॉड Z2 माइनस Z1, मतलब ये तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल, सो ये भी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ये तो मॉड Z1 है ही, ये मॉड ऑफ Z2। सो एक करते हैं प्रॉपर्टी, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस।
सो ये साइड जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। सो एक प्रॉपर्टी आ गई। ये दूसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ये है लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो मॉड ऑफ z1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस z1। सो यहां से क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस मॉड ऑफ z1। सिमिलरली अभी हम क्या लें, मॉड z1 लेस देन इक्वल टू लिए, अगर मॉड z2 लेस देन इक्वल टू लेंगे तो ये सेम चीज आएगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सो मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि समेशन के टाइम पे भी हमने देखा था। बट वो मॉड z1 समेशन के टाइम पे जो रूल्स थे वो मॉड z1 प्लस z2 रिलेटेड थे। यहाँ मॉड ऑफ z2 माइनस z1, यहाँ सब कुछ रिलेशन देखो, ये एक प्रॉपर्टी मिला और ये एक प्रॉपर्टी मिला, दोनों में मॉड के अंदर दोनों के माइनस हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के माइनस रिलेटेड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एडिशन में एडिशन रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तो हुआ समेशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमें रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जानते हैं z1 अगर x1 प्लस iy1 हो और z2 अगर x2 प्लस iy2 हो तो क्या होता है, z1 z2 निकालेंगे तो रियल पार्ट आ जाता है क्या, x1 x2 माइनस y1 y2, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। सो इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड यूज करके उस फॉर्म में अगर हम लोग जियोमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो आसान होगा। कैसे देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ये z1, ये पॉइंट लेते हैं z2, ये पता है x2 प्लस i y2, x1 प्लस i y1। यहाँ पे लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग पूरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे पोलर फॉर्म। सो r1 कॉमा θ1 लेंगे, r2 कॉमा θ2 लेंगे। सो यहाँ पे r1 प्लस r1 θ1 में मॉड्यूलस फॉर्म क्या लिख सकते हैं, cos θ1 प्लस i sin θ1। z2 क्या लिख सकते हैं, r2, यहाँ θ1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1, ये एक्चुअली ये एंगल होता है विथ पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, ये है θ2 जो कि एंगल है पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। ये पॉइंट अगर O हो और इसको अगर नेमिंग करें हम लोग ए बी, ए किए इसको B, तो क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू R1, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन R1 है, OB क्या है, R2 है। अब देखते हैं Z1 Z2 क्या है, हमें Z1 Z2 पॉइंट चाहिए कहाँ पे होगा। Z1 Z2 क्या है, मल्टीप्लाई करें दोनों को, R1 R2 cos θ1 प्लस i sin θ1 cos θ2 प्लस i sin θ2। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है R1 R2, अब cos θ1 cos θ2 आएगा और इधर आई स्क्वायर करके sin θ1 sin θ2। सो एक्चुअली आता है हमारा रियल पार्ट क्या आया, cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, ये आया रियल पार्ट, प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है sin θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ2। इसका मतलब है अब
हो सकता है किसी किसी को पता नहीं है, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ये होता है क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या था, कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में देखते Z1 Z2 क्या है, ये हो गया R फॉर्मेट, R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में आ गया। वहां थीटा क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो हमारा ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा ऐसा, ये होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जो है ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। और ये जो है, ये अगर पॉइंट को C बोले तो ये एक्चुअली होता है Z1 Z2, क्योंकि एंगल हो गया। अब इसका R1 R2 अगर इसका OC का लेंथ अगर हो गया, OC अगर R1 R2 से डिनोट करते हैं तो क्या एंगल मैच कर गया, R मैच कर गया, मतलब ये पॉइंट भी यूनिकली आ गया हमारा क्या, R वैल्यू कॉमा थीटा वैल्यू आ गया। सो यहां से जब हम लोग समेशन को रिप्रेजेंट किए थे तो मॉड Z1 प्लस Z2 का प्रॉपर्टी मिला था। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किए थे वहां से सब्ट्रैक्टेड वैल्यू का, जैसे मॉड Z1 माइनस Z2 या मॉड Z2 माइनस Z1 का हम लोग को प्रॉपर्टी मिला। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जैसे मॉड Z1 Z2, इसका प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। इसका प्रॉपर्टी क्या है, मॉड Z1 Z2 इज व्हाट, मॉड Z1 Z2 मतलब यहां से इसका डिस्टेंस OC, OC मतलब हमें पता है R1 R2। अब R1 मतलब क्या पता है, R1 मतलब क्या, मॉड ऑफ Z1 है, R2 क्या है, मॉड ऑफ Z2। सो मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका थीटा, इसका ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, वो क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, आर्गुमेंट ये है। अब थीटा 1 किसका आर्गुमेंट है, अलग अलग देखें, Z1 का, थीटा 2 क्या है, Z2 का। थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2। सो आर्ग Z1 Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब हम ये तो प्रोडक्ट फ्रॉम Z1 Z2 का रिप्रेजेंटेशन और उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमें डिवीजन का लाना है। तो डिवीजन का लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जैसे एडिशन को यूज करके सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन को यूज करके डिवीजन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये R1 R2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 रहने देते हैं जो था। लेकिन अगर सोचते हैं कि अगर ये मेरा R1 के, ये अगर मेरा R2 बाई R1 हो, अगर ये R2 बाई R1 हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, R2 वो यहां आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। सो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि अगर ये R1 पॉइंट हो, ये R2 पॉइंट हो, तो R2 बाई R1 ऐसे होगा। ठीक है, हम लोग फिर से कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। हमने क्या एज्यूम किया था, ये पॉइंट एज्यूम किया था R1 कॉमा थीटा 1, ये था थीटा 1, ये R1 था। एक पॉइंट लिया था ये A पॉइंट है, तो ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, Z2, ये था Z1, तो Z2 क्या था, कोऑर्डिनेट था R2 कॉमा थीटा 2। तो हमें ये मिला था C Z1 Z2। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये R1 और ये R2 है, ये क्या है R2, तो इसको कुछ R1 बाई R2 ले लेते हैं, ताकि हमें डिवीजन फॉर्म में कुछ एक तो रखना है, इसको रखे या इसको रखे, एक को रखना है, ताकि मल्टीप्लाइड फॉर्म हमें एक सिंपल एक वैल्यू मिले, R1 या R2 कुछ भी हो। क्योंकि हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट पता है कहाँ होता है, तो ये प्रोडक्ट इन दोनों का यहाँ होगा।
वैसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब सोचे रिवर्स वे में कि हमें ये पता है ये R1 है ना, जस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कन्वेंशनल वे में जो यूज करते हैं वैसे लिखते हैं। ये R1 है तो पॉइंट को Z1 लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, तो R1 θ1 लिखते हैं। सो ये एंगल को पहले इसे θ1 लिया गया था ना, अब इसे θ1 रखेंगे। ये OC वाला, ये O है ना, OC वाला एंगल जो है उसको θ1 रखेंगे। ये क्या है R2, तो नॉर्मल कन्वेंशनल वे में ये क्या होता है, ये होता है θ2, R2 θ2, ये तो सेम है। ये हो गया R1/R2, इसका एंगल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या है इसका, मॉड हो गया, मतलब R कंपोनेंट जो आता है मॉड्यूलस कंपोनेंट वो R1/R2 है, थीटा हमें पता नहीं, वो देखना। पहला बात है ये Z1/Z2 है वो भी नहीं पता है, R1/R2 है ठीक है, ये तो पहली बात है, ये Z1 और ये Z2 है तो ये Z1/Z2 आना चाहिए, लेकिन वो आएगा हमें पता है क्योंकि ये Z1 और ये Z2 था तब ये Z1/Z2 था प्रोडक्ट फॉर्म में, Z1 Z2 Z1/Z2। अब हम लोग Z1 को इसको R1/R2 कर लिए हैं तो ये डेफिनेटली Z1/Z2 ही आएगा। रिवर्स वे में हम लोग R1/R2 R2 करके R1 लाए हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये अगर Z1 है ये अगर Z2 है तो ये डेफिनेटली Z1/Z2 ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आता है। हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को पता है। सो ये रिप्रेजेंटेशन सही है, बस एक चीज नहीं मिली वो है थीटा। ठीक है, थीटा भी हमें मिल जाएगी क्योंकि हमें पता है अगर ये θ1 था ये θ2 था तो क्या था, ये θ1 + θ2 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये दोनों का समेशन था, तो एक्चुअली ये आता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम लोग दूसरे वे में देखते हैं, सिंपल इसको लिखेंगे R1 cos θ1 + I sin θ1 जैसे लिखे थे पहले। Z2 का बस पोलर फॉर्म दोनों का ही लिखते हैं, cos θ2 + I sin θ2, दोनों का डिवीजन करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन किए थे क्या आया था, R1 R2 इसी फॉर्म में था, बस एंगल दोनों का ऐड हो गया था। तो डिवीजन में क्या होता है, मॉड्यूलस तो डिवाइड हो गया। Z1/Z2 को अगर कैलकुलेट करेंगे नीचे आता है cos θ2 + I sin θ2, डिनोमिनेटर से I एलिमिनेट करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, जो नॉर्मल रूल है हम लोग जैसे डिनोमिनेटर से I हटाते हैं वैसे हटा के टोटल जो रिजल्ट आएगा वो होता है ऐसे। डिवीजन में एक्चुअली एंगल माइनस हो जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब Z1/Z2 पॉइंट का R कंपोनेंट अगर R1/R2 है, थीटा कंपोनेंट आएगा θ1 - θ2। सो ये जो पॉइंट है ये है θ1 - θ2, ये एंगल। ठीक है, सो ऐसे होता है रिप्रेजेंटेशन इसका। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी देखते हैं यहां से, मॉड ऑफ Z1/Z2, ये जो पॉइंट है Z1 में इसका मॉड क्या है, R1/R2 है। अब R1 हमें पता है मॉड Z1, R2 पता है मॉड Z2, हो गया मॉड Z1/Z2 = मॉड Z1/मॉड Z2, इसका प्रूफ हो गया। अब इसका एंगल क्या होता है, θ1 - θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर्ग Z1/Z2 = पता है ये। अब θ1 पता है ये, θ2 पता है। So, argument of division of two complex number equal to subtraction of the argument of those two complex numbers. So, division भी हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ ऑलरेडी रिपीटेड प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो Z2 कॉम्प्लेक्स, Z2 कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, ये x1 + I/1, ये x2 + I/2,
अगर हम लोग सिंपल पुट करें सो क्या होगा, रियल पार्ट आ गया x1 प्लस x2 प्लस आई इंटू y1 प्लस y2, सो a प्लस आई बी फॉर्म हो गया, सो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली माइनस करें तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से होगा z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक a प्लस आई बी फॉर्म में आके वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। z1 बाई z2 दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। z टू द पावर n क्या होता है, z इंटू डॉट 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 n टाइम्स। z1 z2 कॉम्प्लेक्स है, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स होने से वैसे ही मल्टीपल ऑफ जितने भी, जैसे ये z1 z2 z3 z4 करके zn तक हो तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर 3 4 ऑल्सो, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली nth रूट ऑफ z दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, सो इफ पॉसिबल हम लोग इसको एज्यूम करते हैं दिट इज आर रियल, सो दोनों साइड में टू दी पावर n लेने से ऐसे हो गया। अब ये z मतलब x प्लस आई वाई है और r टू दी पावर n इक्वल टू व्हाट, रियल का टू दी पावर n है वो भी रियल ही हुआ, सो x प्लस आई वाई बिकम्स रियल, सो x रियल के साथ इक्वल हो गया, y का कोई गैर कंपोनेंट इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है तो y इज 0, सो एक्चुअली z क्या हुआ, x रियल नंबर हो गया, दैट वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा, तो इसीलिए ये रियल नंबर नहीं हो सकता। हम लोग का एजम्पशन इज फॉल्स। अगर नॉन इक्वल टू 0 y को होना है तब ये r मतलब रियल नहीं हो सकता, सो ये प्रूफ हो गया दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें पता है x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 होने से इस फॉर्मेट में है, सो इक्वल पार्ट रियल पार्ट 0, इमेजिनरी भी 0। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे इक्वली रिलेटेड हो सो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, आई बी एक्चुअली ये भी पता है हमें। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकता, z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू। इनटू के लिए कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है, बट डिवीजन के लिए अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू z2 बाई z1, सो ये होल्ड नहीं करता है, कॉम्यूटेटिव हुआ। अब करते हैं एसोसिएटिव, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगा क्योंकि z1 माइनस z2 माइनस z3 एंड z1 माइनस z2 माइनस z3 इज नॉट इक्वल, सो वैसे डिवीजन के लिए भी इक्वल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव होता है होल्ड करता है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 प्लस z3 अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं z1 z2 प्लस z1 z3, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक हमें समझना है एक चीज, जैसे हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब कुछ अगर कहा नहीं जाए तो आर्गुमेंट z1 एज वेल एज आर्गुमेंट z2, आर्गुमेंट z1 z2 सब कुछ ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होते हैं और रेंज होता है ये सबका। सो अब देखते हैं अगर आर्गुमेंट z1 का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू हमारा है, इसका वैल्यू इस रेंज में कोई एक वैल्यू एज्यूम करते हैं
2π/3 मतलब क्या था 120 डिग्री। ठीक है, इसका भी अगर हमें इसकी जगह 2π/3 की जगह हमें अगर 3π/4, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो ये 135 डिग्री आ गया। इन दोनों का एडिशन हो गया क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दे दिए, उसके बाद बोले आर्गुमेंट Z1 Z2 कैलकुलेट करो एंड प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। सो आर्गुमेंट Z1 कैलकुलेट किए, आर्गुमेंट Z2 कैलकुलेट किए, दोनों को सम किए, सम करने के बाद रिजल्ट क्या आता है 12, 8π, 9π, 17π/12 इज ग्रेटर देन पाई। वो इस रेंज से बाहर निकल गया। ठीक है, सो जब ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग Z1 Z2 के आर्गुमेंट से, तो ये रिलेशन के बाहर भी प्रिंसिपल वैल्यू चला जाता है कभी कभी। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये इसका क्या है पाई से ज्यादा एज्यूम करते हैं हम लोग, कहीं पे ये जो एंगल है ये है 17π/12, ये यहाँ ऐसे, तो हमें क्या करना है ना, जैसे नॉर्मल रेंज क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू का, यहाँ तक और इधर यहाँ तक। सो इधर से इतना लेके हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा है Z1 Z2 हमारे केस में, तो Z1 Z2 इधर से रिप्रेजेंट नहीं करके हम लोग इधर से रिप्रेजेंट करें। इधर से क्या होता है, पहला बात है एंगल को इधर -θ बोला जाता है, इधर थीटा होने से। ठीक है, लेकिन माइनस में भी एंगल का वैल्यू कितना आता है, ये अगर 17π/12 है और टोटल फुल रेवोल्यूशन क्या है 2π। सो इसका मतलब होता है 2π माइनस इतना करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू आया, और राइट साइड में मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस है। सो माइनस 2π और माइनस माइनस प्लस 17। सो एक्चुअली आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 हम लोग पहले जो आ रहा था हमारा, वो एक्चुअली इस टाइप का होगा। जब पाई को क्रॉस करता है, जब पाई क्रॉस कर जाता है वैल्यू, सो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर्मूला आर्गुमेंट Z1 Z2 इज व्हाट, अगर ये पाई क्रॉस कर जाता है, सो this is outside the boundary of principal value, so the argument Z1 Z2 is equal to arc Z1 Z2 minus 2π। वैसे ही माइनस पाई से भी कम हो तो सिमिलर लॉजिक से ये आएगा +2π, और अगर इस रेंज में ऑलरेडी हो तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू है वही मैंने एग्जिस्ट करेगा। सो इसीलिए इस तीनों को मॉडिफाई करके एक कॉमन रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं -π to π, वहाँ पे m कैन बी 0, 2π और -2π। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम लोग को अगर बोल दिया कि कैलकुलेट आर्गुमेंट Z1 Z2 बाय कैलकुलेटिंग आर्गुमेंट Z1 एंड आर्गुमेंट Z2 सेपरेटली, सो हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट पे ध्यान देना है। इवन आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 भी जब कैलकुलेट करें तो भी देखना है उस रेंज के बाहर नहीं निकले, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लोग ऐसे छोड़ के आ जाते हैं उस रेंज के बाहर तो वो 0। अब जो हमने डिस्कस की मेजरली सब कुछ हमने कवर कर लिया, लेकिन दो चीज और बाकी है। एक है हमें पता है I क्या होता है, I क्या होता है √(-1). ठीक है, लेकिन I² क्या होता है -1, I³ क्या होता है I² × I इक्वल टू -1 × I इक्वल टू -I। I⁴ क्या होता है I² × I² इक्वल टू -1 × -1 इक्वल टू 1। हाँ, ये 1 हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है I⁴ बहुत बड़ा कुछ नंबर है 1900, I⁴ इक्वल टू व्हाट, सो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो एक हम लोग एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से लाते हैं। I⁴ के बाद अगर I⁵ में आए तो क्या होता है I⁴ × I इक्वल टू I रिपीट हो गया। अब अगर I⁵ के बाद I⁵ अगर जाएं
तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, फिर से आई स्क्वायर रिपीट हो गया। आई टू दी पावर 7 में जाए तो क्या होता है, आई क्यूब रिपीट हो गया। और आई टू दी पावर 4 1 है, मतलब आई टू दी पावर 8 भी आई टू दी पावर 4 का स्क्वायर मतलब 1 है। सो आई स्क्वायर आई क्यूब 1, आई स्क्वायर आई क्यूब 1, ऐसे रिपीट होते रहेगा। अब देखते हैं, देखो आई के ऊपर अगर 4k हो, आई का पावर अगर 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल हो तो आ रहा है 1, क्योंकि ये आई टू दी पावर 4 का टू दी पावर k इज एनी कॉन्स्टेंट, इंटीजर भी हो सकता है। अगर ये नॉर्मली k क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। अगर ये इंटीजर ना हो, इन दैट केस क्या होता है, आई टू दी पावर समझो 3/2 ऐसे अगर रहा तो क्या होता है, आई रूट आई, ये रूट आई में चला जाता है, इसका कोई वैल्यू वैसे डायरेक्टली कोई वैल्यू वैसे आएगा नहीं, ये रूट या क्यूब रूट वो सब में चला जाता है। अगर आई टू दी पावर 5/3 हो तो क्या होता है, आई टू दी पावर 1 + 2/3, सो आई और आई टू दी पावर 2/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ आई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू मिल गया है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, सो -1 का क्यूब रूट। यहाँ वैल्यू -1, एक वैल्यू -1 हो सकता है, लेकिन इसका और भी वैल्यू होते हैं जो कि हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली सिंपल वैल्यूज नहीं आते, सिंपल वैल्यूज कब आएंगे, जब ये इंटीजर मल्टीपल हो। तो इंटीजर मल्टीपल k अगर इंटीजर है तो आई टू दी पावर 4 टू दी पावर दिस मतलब 1 टू दी पावर k इक्वल टू 1। अब 4k + 1 होने से क्या हुआ, आई टू दी पावर 4k इंटू आई टू दी पावर 4k 1 पता है तो ये आई आ गया। 4k + 2 में क्या होता है, आई टू दी पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, सो ये आई स्क्वायर क्योंकि ये 1 है। वैसे ये 4 टाइप के जनरल फॉर्मेट हमें याद रखने हैं, तो ये आई क्यूब आ जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। सो 4k + 0 हो तो आई टू दी पावर 0 मतलब 1, 4k + 1 होने से आई टू दी पावर 1 मतलब 1, आई टू दी पावर 4k + 2 होने से आई टू दी पावर 2 स्क्वायर, 4k + 3 होने से आई क्यूब, ठीक है। अब एक कैलकुलेट करते हैं, कोई एक बड़ा नंबर जैसे हमें समझो दिया हुआ है आई टू दी पावर 2015। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 का मल्टीपल में लाएंगे। सो 4 से डिवाइड करते हैं, क्या होता है इसको, 4 5 20, 0 2012 आ गया, कितना रिमेनिंग है 3। सो 4k + 3 इसमें मतलब आई क्यूब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई मतलब -i, सो इसका वैल्यू आ गया -i। अब यहाँ एक लास्ट टॉपिक है, वो है ओमेगा। ओमेगा एक चीज मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका बहुत वाइड यूज है, बहुत प्रॉब्लम्स में बहुत जगह आता है। तो ये है क्या एक्चुअली, तो हम लोग आज तक क्या जानते थे, क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू व्हाट 1, लेकिन ये क्या, ये 1 छोड़ के और कुछ नहीं होता, वो देखते हैं। लेट x इसका वैल्यू है, सो x क्यूब क्या है 1, सो x क्यूब - 1 इक्वल टू 0, सो a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला में गए, यहाँ से आया x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आया x इक्वल टू -b + b स्क्वायर -4ac/2a। ये श्रीधराचार्य का जो प्रिंसिपल है, अगर किसी को याद नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो जाएंगे उसमें मिल जाएगा, या अर्लियर क्लासेस से आप लोग को पता होगा। बट एनीवे मैं फॉर्मूला को फिर लिख देता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 तो x का वैल्यू होता है -b ± b² - 4ac/2। उसी फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। सो ये क्या आया वैल्यू, -1 ± √-3/2। अब -3 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं i√3, क्योंकि √-1 × √3 है तो √-1 को i लिखते हैं।
इसमें से देखो यहाँ पे एक है रियल रूट एक्स का और यहाँ दो इमेजिनरी रूट होते हैं, सो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ वन जो लिखते थे अभी तक वो जब रियल वर्ल्ड में थे तब तक ठीक था, अब इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गए तो और दो भी मिलेंगे तो टोटल एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है एक्स का। सो तीन रूट मिलते हैं, जो दो रूट इमेजिनरी थे जो कि अभी हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने उसे आइडेंटिफाई किया। तो दो में से दोनों है एक दूसरे के कॉन्जुगेट, एक को हम लोग लेते हैं ओमेगा, किसी भी एक को हमने कहा ये है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या था 1 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर मतलब -3 क्योंकि आई स्क्वायर -1 है और ये आ गया ऐसे। सो 1 - 3 -2 आई रूट 3 बाई 4, सो -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। सो देखो दूसरा वाला रूट आ गया। सो ओमेगा स्क्वायर, एक अगर ओमेगा होता है अज्यूम करें तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये हमें याद रखनी है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों प्रॉपर्टी का, दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो क्या होता है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और यहाँ है -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो ये आया 4, यहाँ आया -1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, सो ये हो गया 1 और आई रूट 3 का स्क्वायर होता है -3 माइनस माइनस प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 1। सो एक्चुअली ओमेगा क्यूब होता है 1, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो कि हमें यूज करना है बहुत प्रॉब्लम्स में, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो क्या -1 ऊपर -2 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। सो ऊपर रहा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में -2/2 0, ठीक है। सो यहाँ भी जैसे आई का हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा कि आई टू देयर 4 के होने से 1 होता है, आई टू देयर 4 के प्लस होने से 1 होने से आई होता है, आई टू देयर 4 के प्लस 2 होने से आई स्क्वायर होता है। तो वैसे ही ओमेगा का भी उसी टाइप का एक हमें फॉर्मेट डिराइव करना है, क्योंकि बिना फॉर्मेट के कोई यहाँ भी हमें पूछ सकता है या बहुत प्रॉब्लम में हम लोग समझो इसका वैल्यू क्या है, वैसे सिचुएशन हम लोग फेस कर सकते हैं। सो हमें पता क्या है, ओमेगा टू दी पावर 3 क्या होता है 1, टू दी पावर 4 क्या होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, ओमेगा टू देयर 5 क्या होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, 6 क्या होता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर मतलब 1, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब ओमेगा टू दी पावर 7 मतलब क्या होगा ओमेगा टू दी पावर 6 इंटू ओमेगा, 6 1 है तो ये 1 हो गया। फिर ओमेगा टू दी पावर 8 में क्या होगा ओमेगा टू दी पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इन जनरल यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ओमेगा जब 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब हो या ओमेगा टू द 6 हो, ये 1 है। सो इसका मतलब बोल सकते हैं व्हेन k इज एन इंटीजर ओमेगा टू द पावर 3k इज व्हाट ओमेगा क्यूब का k मतलब 1, 3k प्लस 1 हुआ तो क्या होगा ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा, ओमेगा टू द 3k क्या है 1 है, सो ओमेगा 3k प्लस 2 होने से ये 1 है। अब 3k प्लस 3 मतलब फिर से वो 3 का मल्टीपल आ गया। तो एक्चुअली ये 3 पता होने से हम लोग किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 टू दी पावर 3k होने से 1, 3k प्लस होने से ओमेगा, 3k प्लस 2 होने से ओमेगा स्क्वायर बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करने, वहां जैसे i के लिए 4 का मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ा था पावर को, यहाँ 3 का मल्टीपल में, सो 3 इंटू करेंगे, सो 1 0 6, सो 318 आ गया, पढ़ा रहा है ये। सो 3k प्लस 1 इज ओमेगा, हो गया कैलकुलेट। सो
यहीं तक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक अपनी टेक्स्ट बुक से ये जो पढ़ाए गए इसको रिपीट करो, रिपीट करके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो ताकि प्रॉब्लम्स में जाए तो प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।